ठीक है, अब हम संसद की बहुआयामी भूमिका मतलब मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट पर चर्चा करेंगे। देखिए, ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि संसद का काम बस कानून बनाना है ना? हाँ, स्कूल में तो यही पढ़ाते हैं, लेजिस्लेचर मेक्स लॉज। पर वो तो बस क्या कहते हैं आइसबर्ग का टिप है। कहानी इससे कई ज्यादा गहरी है। एग्जैक्टली। भारतीय पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में पार्लियामेंट एकदम केंद्र में है, मतलब सेंट्रल पोजीशन पर। और इसके काम, जैसा आपने कहा, सिर्फ कानून बनाने तक ही नहीं है, बहुत फैले हुए हैं, मल्टी फंक्शनल। संविधान ने इसे ढेर सारी जिम्मेदारियां दी हैं और उन्हें निभाने के लिए पावर्स भी। ये कोई सिर्फ लॉ मेकिंग फैक्ट्री नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी का एक तरह से कंट्रोल रूम है। हाँ, और इन शक्तियों और कार्यों को समझने के लिए हमारे सोर्सेज इन्हें कुछ मेन हेड्स में बांटते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव यानी विधायी, एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी, फाइनेंशियल यानी वित्तीय, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब संवैधानिक संशोधन की शक्ति, जुडिशियल यानी न्यायिक, इलेक्टोरल चुनावी, और कुछ अन्य शक्तियां और कार्यों भी हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सबसे ऑब्वियस वाले काम से, लेजिस्लेटिव पावर्स यानी कानून बनाना। देश कैसे चलेगा, क्या नियम कानून होंगे, ये सब तय करना संसद का प्राइमरी फंक्शन है। बिल्कुल। और इसमें सबसे खास है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव पावर संसद के पास होना। यूनियन लिस्ट, इसमें कितने विषय हैं अभी? 98। हाँ, अभी 98 है, पहले 79 थे। सोचिए, नेशनल इंपॉर्टेंस की कितनी सारी चीजें इसमें आती हैं। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, रेलवेज, हाईवेज, सिटीजनशिप, स्पेस रिसर्च। ये वो मामले हैं जिन पर पूरे देश के लिए एक ही पॉलिसी, एक ही कानून चाहिए। जाहिर है, सोचिए अगर हर राज्य अपनी अलग करेंसी या डिफेंस पॉलिसी बनाने लगे तो क्या होगा? कि बिल्कुल क्योस हो जाएगा। और वो विषय जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, जिन्हें रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहते हैं, उन पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है। हाँ, उन्हीं को है। जैसे कल को कोई बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी आ जाए, मान लीजिए AI एथिक्स का कोई नया पहलू या क्लाइमेट चेंज से जुड़ा कोई ऐसा मुद्दा जो पहले सोचा नहीं गया था, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? संसद। ठीक है, फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट। हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें अभी 52 विषय हैं, पहले 47 थे। इस पर केंद्र यानी संसद और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे कौन से विषय हैं इसमें? जैसे शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, शादी तलाक, मिलावट, बिजली, न्यूज़पेपर्स वगैरह। ये वो मुद्दे हैं जहां नेशनल और लोकल दोनों पर्सपेक्टिव जरूरी होते हैं। लेकिन इसमें वो पेच है ना, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो? एग्जैक्टली। मजे की बात यह है कि अगर किसी कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के कानून में टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट हो, तो संसद का कानून ही माना जाएगा। मतलब यहां संसद की ओवरराइडिंग पावर है। अच्छा, जैसे मान लीजिए जंगल को लेकर केंद्र का कानून ज्यादा सख्त है और राज्य का कम, तो केंद्र वाला लागू होगा। हाँ, बिल्कुल, केंद्र वाला ही प्रिवेल करेगा। ये दिखाता है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में झुकाव केंद्र की तरफ है, एक यूनिटरी बायस है। अच्छा, ये तो हुई नॉर्मल बात। लेकिन कुछ एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस यानी असाधारण परिस्थितियां भी हैं जब संसद स्टेट लिस्ट के विषयों पर भी कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट जिसमें अभी 59 विषय हैं, पहले 66 थे। हाँ, जिन पर सामान्य तौर पर सिर्फ राज्य सरकारें ही कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, पानी। तो वो 5 परिस्थितियां कौन सी हैं जब संसद इनके डोमेन में जा सकती है? पहली, जब राज्यसभा खुद एक रेजोल्यूशन पास करे, और ये रेजोल्यूशन भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए कि नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी सहमति यहाँ महत्वपूर्ण है। ओके, दूसरी, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, आर्टिकल 352 के तहत, तब तो जाहिर है केंद्र के पास ज्यादा शक्ति आ जाती है, फेडरल स्ट्रक्चर लगभग यूनिटरी बन जाता है। तीसरी, जब 2 या 2 से ज्यादा राज्य खुद संसद से रिक्वेस्ट करें कि आप हमारे लिए इस विषय पर कानून बना दीजिए। ऐसा क्यों करेंगे राज्य? शायद उन्हें लगता हो कि एक जैसा कानून ज्यादा फायदेमंद होगा, यूनिफॉर्मिटी चाहिए हो, जैसे मान लीजिए नदी जल बंटवारे जैसा कोई इंटरस्टेट मुद्दा हो। अच्छा। चौथी, जब किसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट, ट्रीटी या कन्वेंशन को लागू करने के लिए जरूरी हो। मान लीजिए भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि साइन की है पर्यावरण पर या मानवाधिकार पर, और उसे लागू करने के लिए स्टेट लिस्ट के किसी विषय पर कानून बनाना पड़े, तो संसद बना सकती है? हाँ, भले ही वो सामान्यतः राज्य का विषय हो।
इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करना जरूरी है। और पांचवी, जब किसी राज्य में प्रेसिडेंट्स रूल लगा हो आर्टिकल 356 के तहत, तब उस राज्य की विधानसभा तो काम कर नहीं रही होती या सस्पेंड होती है, तो उसकी विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं। बाप रे, तो ये पांचों स्थितियां काफी सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल, ये संसद की विधायी शक्ति का विस्तार दिखाती हैं, वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में। एक और अहम बात, ऑर्डिनेंसेस यानी अध्यादेश, ये क्या चीज है? ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। जब संसद का सेशन नहीं चल रहा होता, यानी रिसेस होता है, और सरकार को किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ती है, तो प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये टेम्पररी होता है, जैसे कोई इमरजेंसी में लाया गया टेम्पररी फिक्स। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल टेम्पररी होता है। जैसे ही संसद वापस बैठती है, रीअसेंबली, उसके 6 हफ्तों के अंदर उस अध्यादेश को संसद से अप्रूव कराना जरूरी है। और अगर अप्रूव नहीं हुआ तो वो अध्यादेश अपने आप खत्म हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी वहीं खत्म। ये एक तरह का चेक है कार्यपालिका पर कि वो संसद को बाईपास करके हमेशा के लिए कानून ना बना ले। ऑर्डिनेंस इज फॉर इमरजेंसीज, नॉट फॉर रूटीन लॉ मेकिंग। सही है। और एक कॉन्सेप्ट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का, ये क्या है? हाँ, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए, संसद अक्सर कानून का एक मोटा मोटा ढांचा, एक स्केलेटन फॉर्म बनाती है। अब उसमें डिटेल्स भरना, रूल्स और रेगुलेशंस बनाना, वो काम सरकार करती है। हाँ, संसद ये अधिकार एग्जीक्यूटिव यानी सरकार को दे देती है कि वो उस कानून के तहत डिटेल्ड रूल्स और रेगुलेशंस बना ले। जैसे संसद ने एक्ट पास किया कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेज करना है, अब किस तरह का प्लास्टिक बैन होगा, कितना फाइन लगेगा, कलेक्शन कैसे होगा, ये सब बारीकियां रूल्स में सरकार तय करेगी। अच्छा, इसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी कहते हैं। हाँ, इसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन भी कहते हैं। लेकिन यहां भी एक चेक है, ये रूल्स और रेगुलेशंस संसद के सामने रखे जाते हैं ताकि संसद देख सके कि कहीं सरकार ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं किया या कानून की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं गई। और इस पर नजर कौन रखता है? इस पर संसद की एक खास कमेटी है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, वो नजर रखती है। तो डेलीगेशन है पर एब्डिकेशन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। चलिए, विधायी शक्तियों के बाद अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस की, मतलब कार्यकारी शक्तियां और कार्य। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसका मतलब है कि एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम है, वो अपनी नीतियों और कामों के लिए पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है। खासतौर पे लोकसभा के प्रति। तो सवाल ये है कि संसद सरकार पर कंट्रोल कैसे रखती है, ये अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कैसे होती है? हाँ, इसके लिए क्या टूल्स हैं संसद के पास? एला घंटा। हाँ, वो तो रोज टीवी पर दिखता है। तीखी नोकझोंक भी होती है। बिल्कुल। एमपीज मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज पर सीधे सवाल पूछते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मंत्री को सदन में तुरंत देना होता है, स्टार्ट क्वेश्चंस। कुछ का लिखित जवाब बाद में दिया जाता है, अनस्टार्ट क्वेश्चंस। ये तो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी का सबसे विजिबल फॉर्म है, जैसे क्लास में बच्चा टीचर से सवाल पूछ रहा हो। सही कहा। फिर 0R है, जो क्वेश्चन आर के तुरंत बाद आता है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के एमपी जरूरी मुद्दे उठा सकते हैं। ये भारतीय इनोवेशन है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में। अच्छा। और हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी होते हैं, तथ्य मुद्दों पर ज्यादा डिटेल चर्चा के लिए। फिर एक है कॉलिंग अटेंशन मोशन, जिसके जरिए किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान खींचा जाता है और उनसे एक स्टेटमेंट मांगा जाता है। ये तो हुए सवाल जवाब और चर्चा वाले तरीके। कुछ और ज्यादा सीरियस मोशंस भी होते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे अजॉर्नमेंट मोशन, ये किसी अत्यंत जरूरी लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है और इसके लिए सदन की सामान्य कार्रवाई रोक दी जाती है। अगर ये मोशन एडमिट हो जाए तो ये सरकार की निंदा जैसा माना जाता है। अच्छा, और सेंसर मोशन? सेंसर मोशन किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी सरकार की किसी खास नीति या कार्य की निंदा करने, डिसअप्रूवल जाहिर करने के लिए लाया जाता है। ये पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, लेकिन ये सरकार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। और सबसे बड़ा हथियार, वो ब्रह्मास्त्र। थोड़ा रुककर, वो है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी अविश्वास प्रस्ताव। ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। और अगर ये पास हो गया तो पूरी सरकार को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो सरकार के लिए लिटमस टेस्ट जैसा है। ये सीधा सीधा पूछता है, क्या इस सदन को सरकार पर भरोसा है? बाप रे, तो बहुत पावरफुल टूल है ऑपोजिशन के हाथ में। बिल्कुल। इसके अलावा संसद की समितियां,
कमिटीज भी एग्जीक्यूटिव पर निगरानी रखती हैं, जैसे कमिटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंसेज देखती है कि मंत्रियों ने सदन में जो वादे किए, आश्वासन दिए, वो पूरे हुए या नहीं। अरे वाह, वादों का हिसाब रखने वाली कमेटी। हाँ, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का जिक्र हमने पहले किया। कमिटी ऑन पिटिशंस आम लोगों की शिकायतों पर विचार करती हैं जो संसद को भेजी जाती हैं। ये समितियां पर्दे के पीछे रहकर बहुत डिटेल्ड स्क्रूटनी करती हैं, जो सदन के फ्लोर पर हंगामे के बीच शायद मुमकिन ना हो। और ये कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक उत्तरदायित्व। इसका क्या मतलब है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक टीम की तरह काम करती है और लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है। कहते हैं ना, दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। मतलब अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, हालांकि ऐसा कम होता है, आमतौर पे पूरी सरकार के खिलाफ आता है। हाँ, सैद्धांतिक रूप से अगर मोशन किसी एक मंत्री के खिलाफ भी हो और वो पास हो जाए तो पूरी सरकार को जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो कलेक्टिव फेलियर माना जाएगा। या अगर पीएम रिजाइन करें या उनकी मृत्यु हो जाए तो पूरी काउंसिल डिसॉल्व हो जाती है, पूरी टीम एक साथ। हाँ, और इसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुड़ी है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। हर मंत्री अपने मंत्रालय के कुशल प्रशासन, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। इसका मतलब टेक्निकली मंत्री प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, लेकिन असलियत में इसका मतलब है कि जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत का विश्वास, कॉन्फिडेंस हासिल है और ज्यादातर पीएम का विश्वास हासिल है, तब तक वो मंत्री हैं। पीएम की सलाह पर प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। तो जैसा कि स्रोत में कहा गया है, सरकार लोकसभा का विश्वास खो चुकी है। ये कई तरीकों से जाहिर हो सकता है। कैसे? हाँ, कई तरीकों से। जैसे प्रेसिडेंट के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, मोशन ऑफ थैंक्स का पास ना होना, ये सरकार की हार मानी जाती है। और किसी मनी बिल का रिजेक्ट हो जाना, ये बहुत सीरियस माना जाता है, क्योंकि फाइनेंसेस पर कंट्रोल लोकसभा का ही होता है। सेंसर मोशन या एडजर्नमेंट मोशन का पास हो जाना, हाँ, वो भी संकेत है। या किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का सदन में हार जाना या फिर कट मोशन का पास हो जाना। कट मोशन ये बजट से जुड़ा है। हाँ, ये बजट अनुदान में कटौती का प्रस्ताव होता है। भले ही कटौती सांकेतिक हो, जैसे ₹1 की, पर इसका पास होना सरकार में अविश्वास का प्रतीक माना जाता है। तो ये सब तरीके हैं जिनसे संसद, खासकर लोकसभा, सरकार को अकाउंटेबल रखती है। बिल्कुल। इसीलिए जैसा एक विश्लेषण कहता है, संसद का पहला काम उस समूह को चुनना है जो सरकार बनाएगा, यानी बहुमत दल या गठबंधन। उसे तब तक समर्थन देना जब तक उसे सदन का विश्वास प्राप्त हो, और जब विश्वास ना रहे तो उसे हटा देना और फिर फैसला जनता पर छोड़ देना अगले चुनाव में। दिस इज द एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। चलिए, अब आते हैं पैसे कौड़ी यानी फाइनेंशियल पावर्स पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना, जिसके पास पर्स का कंट्रोल, उसी के पास पावर। बिल्कुल सही कहा। संसद के पास देश के खजाने की चाबी है। सीधा सिद्धांत है, संसद की मंजूरी, अथॉरिटी एंड अप्रूवल के बिना सरकार ना तो कोई टैक्स लगा सकती है, लेवी और कलेक्ट, और ना ही सरकारी खजाने, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई खर्च, एक्सपेंडिचर कर सकती है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन और नो एक्सपेंडिचर विदाउट पार्लियामेंट्री सैंक्शन। एग्जैक्टली। इसीलिए हर साल बजट संसद के सामने रखा जाता है। संविधान इसे कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, बजट, जिसमें सरकार बताती है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी एनसूइंग फाइनेंशियल ईयर में कहाँ से पैसा आएगा यानी रिसीट्स, और कहाँ खर्च होगा यानी एक्सपेंडिचर। संसद जब बजट को पास करती है, यानी इनैक्टमेंट ऑफ द बजट होता है, तभी सरकार को पैसा प्राप्त करने और खर्च करने का कानूनी अधिकार मिलता है। सोचिए, घर का बजट जैसे घर के बड़े लोग मिलकर तय करते हैं, वैसे ही देश का बजट संसद तय करती है। और बजट पास करने की प्रक्रिया भी काफी लंबी होती है। पहले जनरल डिस्कशन, फिर मंत्रालयों की मांगों पर वोटिंग। हाँ, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोटिंग होती है, जहां कट मोशंस लाए जा सकते हैं। फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, जो सरकार को कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने की इजाजत देता है। और फिर फाइनेंस बिल पास होता है, जो सरकार के टैक्स प्रस्तावों को कानूनी रूप देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया सरकार पर संसद का बहुत बड़ा फाइनेंशियल कंट्रोल है। बिल्कुल। लेकिन संसद का काम सिर्फ बजट पास करना ही नहीं है। बाद में वो सरकार के खर्चों और वित्तीय प्रदर्शन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जांच पड़ताल भी करती है। अच्छा, वो कैसे? इसके लिए खास फाइनेंशियल कमिटियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी हैं ये? हाँ, 3 प्रमुख समितियां हैं: पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (पीएसी), एस्टिमेट्स कमिटी और कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स (सीओपीयू). पीएससी का नाम तो काफी सुना है।
हाँ, पीएसी खास तौर पर सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। सीएजी भारत सरकार और राज्य सरकारों के सभी खर्चों का ऑडिट करता है, देखता है कि पैसा नियमों के अनुसार खर्च हुआ, सही मकसद के लिए हुआ, कहीं फिजूल खर्ची तो नहीं हुई। और पीएससी फिर सीएजी की रिपोर्ट पर एक्शन लेती है। पीएसी उस रिपोर्ट के आधार पर सरकारी अधिकारियों से पूछताछ करती है। ये सरकारी खर्चों में हुई अनियमितताओं, इलीगल, इरेगुलर, अनऑथराइज्ड, अनुचित प्रयोग, इम्प्रॉपर यूसेज, बर्बादी, वेस्टेज और फिजूल खर्ची, एक्स्ट्रावेगेंस के मामलों को सामने लाती है। कई बार इनके खुलासे बड़े स्कैंडल बन जाते हैं। तो ये तो पोस्टमार्टम जैसा हुआ। हाँ, एक तरह से फाइनेंशियल पोस्टमार्टम। फिर है एस्टिमेट्स कमेटी। ये देखती है कि सरकारी नीतियों के अनुसार खर्चों का अनुमान, एस्टिमेट्स, ठीक से लगाया गया है या नहीं, और क्या खर्चों में किफायत बरती जा सकती है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है। और तीसरी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, सीओपीयू। ये सरकारी कंपनियों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पीएसयूज के कामकाज और उनके खातों की जांच करती है, देखती है कि वो बिजनेस प्रिंसिपल्स के हिसाब से चल रही हैं या नहीं। तो वित्तीय मामलों में संसद का सरकार पर नियंत्रण 2 चरणों में होता है? हाँ, कह सकते हैं। पहला, बजटरी कंट्रोल, यानी बजट पास होने से पहले अनुदानों के आवंटन पर नियंत्रण, वोटिंग के जरिए, चर्चा के जरिए। और दूसरा, पोस्ट बजटरी कंट्रोल, यानी अनुदान पास होने के बाद इन 3 वित्तीय समितियों के माध्यम से खर्चों पर नियंत्रण, सीएजी की मदद से। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है बजट में, एन्युइटी का सिद्धांत। मतलब संसद सरकार को पैसा एक वित्तीय वर्ष यानी 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए ही देती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और यही आता है रूल ऑफ लैप्स का कॉन्सेप्ट। हाँ, अगर वित्तीय वर्ष के अंत तक यानी 31 मार्च तक सरकार आवंटित पैसा खर्च नहीं कर पाती, तो बचा हुआ पैसा, बैलेंस, खत्म हो जाता है और वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चला जाता है। वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अच्छा, इससे क्या होता है? इस रूल ऑफ लैब से होता यह है कि सरकार बिना संसद की अनुमति के कोई रिजर्व फंड नहीं बना सकती, जिससे संसद का वित्तीय नियंत्रण मजबूत होता है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है, जिसे मार्च रश कहते हैं। हाँ, ये तो सरकारी दफ्तरों का जाना माना फिनोमिनन है। वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है, तो अक्सर विभाग आखिरी हफ्तों में, खासकर मार्च में, बजट खर्च करने की हड़बड़ी मचा देते हैं ताकि पैसा लैप्स न हो जाए। और इस चक्कर में कई बार फिजूल खर्ची भी हो जाती होगी। हाँ, बिल्कुल। जल्दबाजी में खरीदारी, बेवजह के खर्चे, ये इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है। दिखाता है कि रूल्स के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं संसद के एक और बहुत बड़ी शक्ति की, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स एंड फंक्शंस, यानी संविधान में संशोधन करने की शक्ति। हाँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट पावर है। हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे समय और जरूरत के हिसाब से बदलने की व्यवस्था है, और ये शक्ति मुख्य रूप से संसद के पास है, आर्टिकल 368। तो संसद संविधान की किसी भी प्रावधान प्रोविजन में कुछ जोड़ सकती है, बदलाव कर सकती है, या उसे हटा सकती है, रिपील कर सकती है। थियोरेटिकली हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं है। संविधान का ज्यादातर हिस्सा बदलने के लिए संसद को स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब? इसका मतलब है हर सदन, लोकसभा और राज्यसभा की कुल सदस्यता का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी 50% से ज्यादा, और साथ ही सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। ये तो काफी मुश्किल होता होगा हासिल करना, खासकर राज्यसभा में, जहां सरकार का बहुमत हमेशा नहीं होता। बिल्कुल, ये रिक्वायरमेंट काफी स्ट्रिंजेंट है। ये सुनिश्चित करती है कि संविधान में बदलाव हल्के में ना लिए जाएं, उस पर व्यापक सहमति हो। कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिन्हें संसद सिंपल मेजॉरिटी से बदल सकती है, जैसे साधारण कानून बनाते हैं। हाँ, कुछ हैं, जैसे नए राज्यों का गठन या उनकी सीमा बदलना, राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाना या खत्म करना, नागरिकता से जुड़े प्रावधान, संसद के रूल्स ऑफ प्रोसीजर वगैरह। इन्हें आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाता। ये रिलेटिवली आसान है। और एक तीसरी कैटेगरी भी है जो सबसे मुश्किल है। हाँ, वो प्रावधान जो खासकर फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे से जुड़े हैं, उन्हें बदलने के लिए संसद की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं, स्टेट लेजिस्लेचर्स की सहमति, रैटिफिकेशन बाय सिंपल मेजॉरिटी भी चाहिए होती है। इसमें कौन से प्रावधान आते हैं? जैसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की शक्तियां और क्षेत्राधिकार, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा, तीनों लिस्ट्स, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व और खुद आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
तो ये फेडरल बैलेंस बनाए रखने के लिए है, राज्यों की मर्जी भी शामिल हो। बिल्कुल। और ये ध्यान देने वाली बात है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति, पावर टू इनिशिएट, सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। राज्य विधानसभाएं अमेंडमेंट प्रपोज नहीं कर सकती, सिवाय एक मामले के। हाँ, बस एक अपवाद है। अगर कोई राज्य विधानसभा स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके चाहे कि उसकी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद बनाई जाए या खत्म की जाए, तो वो संसद से रिक्वेस्ट कर सकती है। फिर उस रेजोल्यूशन के आधार पर संसद संविधान में संशोधन करके वैसा कर देती है, सिंपल मेजॉरिटी से। तो संक्षेप में संसद 3 तरीकों से संविधान बदल सकती है, सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों की सहमति से। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बहुत बड़ा क्वालिफायर। वो क्या? संसद की संविधान बदलने की शक्ति असीमित, अनलिमिटेड नहीं है। ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे के अधीन है। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस में दिया था, है ना? बिल्कुल। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एक लैंडमार्क जजमेंट। इसका मतलब है कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है, रिपील कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है, सिवाय उन बेसिक फीचर्स के जो संविधान की नींव है, उसकी आत्मा है। और ये बेसिक फीचर्स क्या है? क्या इसकी कोई फिक्स्ड लिस्ट है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी है, लेकिन समय समय पर अपने जजमेंट्स में बताया है कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलर कैरेक्टर, संघीय ढांचा, फेडरलिज्म, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सब भी। हाँ, ये सब भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माने गए हैं। तो कोर्ट ये तय करता है कि कोई अमेंडमेंट कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को चोट तो नहीं पहुंचा रहा। संसद संविधान को बदल तो सकती है, पर उसकी पहचान, उसकी फंडामेंटल आइडेंटिटी को नष्ट नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ा चेक है संसद की पावर पर। It maintains a balance between Parliament's power to amend and the Constitution's fundamental integrity. बिल्कुल। ये डॉक्ट्राइन भारतीय संविधान के एवोल्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अच्छा, अब आते हैं जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस पर। क्या संसद कुछ न्यायिक काम भी करती है, अदालत जैसे? हाँ, पूरी तरह कोर्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में क्वाजी जुडिशियल शक्तियां रखती है। मतलब कुछ अदालत जैसी प्रक्रिया अपनाती है। जैसे संसद प्रेसिडेंट को संविधान के उल्लंघन, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए महाभियोग, इम्पीच लगाकर हटा सकती है। ये एक बहुत गंभीर और डिटेल्ड क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया है, जिसमें दोनों सदन शामिल होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को भी हटा सकती है? हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में शुरू होता है और लोकसभा की सहमति चाहिए होती है। और जजेस को हटाना? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस, चीफ जस्टिस समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल (CAG) को हटाने के लिए प्रेसिडेंट से सिफारिश रेकमेंड कर सकती है। प्रक्रिया संसद में चलती है, पर हटाते प्रेसिडेंट है। हाँ, हटाने का अंतिम आदेश प्रेसिडेंट देते हैं, लेकिन वो तभी दे सकते हैं जब संसद के दोनों सदन स्पेशल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पास करके रिकमेंडेशन भेजें। और ये प्रक्रिया भी क्वाजी जुडिशियल होती है, जिसमें आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनती है। ये जजेस के इंडिपेंडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि उन्हें हटाना इतना मुश्किल हो। इसके अलावा संसद अपने सदस्यों, मेंबर्स या बाहरी लोगों, आउटसाइडर्स को सजा भी दे सकती है। हाँ, सदन की अवमानना, कंटेम्प्ट या विशेषाधिकारों के हनन, ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस के लिए दंडित कर सकती है। जैसे अगर कोई सदन की कार्रवाई में बाधा डाले, स्पीकर या चेयरमैन के आदेशों का पालन न करे या संसद या उसके सदस्यों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करे। सजा चेतावनी से लेकर सदन से निष्कासन या जेल भेजने तक हो सकती है। अच्छा, ये तो काफी पावर है। बिल्कुल, ये सदन की डिग्निटी और अथॉरिटी बनाए रखने के लिए जरूरी मानी जाती है। अब बात करते हैं इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस की, चुनावी शक्तियां। संसद कुछ महत्वपूर्ण चुनावी इलेक्टोरल भूमिकाएं भी निभाती है। सबसे प्रमुख ये राज्य विधानसभाओं के सदस्यों MLAs के साथ मिलकर प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा है। और वाइस प्रेसिडेंट को? वाइस प्रेसिडेंट को संसद के दोनों सदनों के सदस्य MPs मिलकर चुनते हैं। इसमें MLAs शामिल नहीं होते। और सदनों के अंदर भी चुनाव होते हैं? हाँ, अंदरूनी चुनाव भी हैं। लोकसभा अपने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चुनती है अपने सदस्यों में से। राज्यसभा अपने डेप्यूटी चेयरमैन को चुनती है।
राज्यसभा के चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, एक्स ऑफिशियो। इसके अलावा चुनावों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाना। हाँ, ये भी एक अहम चुनावी कार्य है। संसद को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानमंडलों के चुनावों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ये सब हल करके संसद ने वो महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं जिनके आधार पर हमारे सारे चुनाव होते हैं। जी हाँ, जैसे प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। हमारे पूरे इलेक्टोरल सिस्टम की बुनियाद इन्हीं कानूनों पर टिकी है। चलिए अब आखिर में कुछ और विविध, मिसलेनियस लेकिन महत्वपूर्ण काम जो संसद करती है। जी, अदर पावर्स एंड फंक्शंस। हाँ, इसमें कई तरह की चीजें आ जाती हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी, ये देश का सर्वोच्च विचार विमर्श करने वाला मंच है। हाईएस्ट डिलिबरेटिव बॉडी है। मतलब यहाँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों पर बहस होती है, चर्चा होती है, सरकार की नीतियों की आलोचना होती है, सुझाव दिए जाते हैं। ये बहसें जनमत, पब्लिक ओपिनियन बनाने और सरकार को दिशा देने में मदद करती हैं। It's a mirror reflecting the diverse views and concerns of the nation. दूसरा, इमरजेंसीज की मंजूरी। हाँ, प्रेसिडेंट द्वारा घोषित तीनों तरह की इमरजेंसीज, नेशनल आर्टिकल 352, स्टेट यानी प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल आर्टिकल 360 को मंजूरी संसद ही देती है। बिना संसद की मंजूरी के ये लंबे समय तक लागू नहीं रह सकती। हर 6 महीने पर अप्रूवल चाहिए होता है नेशनल इमरजेंसी के केस में। ये भी एक बड़ा चेक है एग्जीक्यूटिव पावर पर। बिल्कुल। तीसरा, ये संबंधित राज्य विधानसभा की सिफारिश पर किसी राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल बना या खत्म कर सकती है। इसका जिक्र हमने पहले भी किया था। चौथा, राज्यों की बाउंड्रीज और नाम बदलना। हाँ, ये भारतीय संघ इंडियन यूनियन के राज्यों का क्षेत्रफल, एरिया बढ़ा या घटा सकती है, उनकी सीमाओं, बाउंड्रीज में बदलाव कर सकती है और उनके नाम बदल सकती है आर्टिकल 3 के तहत। जैसे नए राज्यों का बनना तेलंगाना या राज्यों के नाम बदलना उत्तरांचल से उत्तराखंड, उड़ीसा से ओडिशा। हाँ, ये सब संसद ही करती है सिंपल मेजॉरिटी से। हालांकि इसके लिए प्रेसिडेंट पहले संबंधित राज्य विधानमंडल का मत जानते हैं, पर वो मत मानना बाध्यकारी नहीं है। मतलब इस मामले में संसद बहुत पावरफुल है। हाँ, हमारा फेडरलिज्म इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहलाता है। और पांचवा, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन और अधिकार क्षेत्र, ज्यूरिसडिक्शन को रेगुलेट कर सकती है। मतलब जजों की संख्या तय करना। हाँ, जजों की संख्या तय करना, उनकी सैलरी, कंडीशंस ऑफ सर्विस तय करना, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बढ़ाना और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी स्थापित कर सकती है, जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। तो ये थी संसद के विविध रोल्स और शक्तियों की एक झलक। लेजिस्लेटिव से लेकर फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल से लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, जुडिशियल से लेकर इलेक्टोरल और ये अन्य मिसलेनियस फंक्शंस। वाकई में बहुत व्यापक भूमिका है। बिल्कुल, और ये सब मिलकर ही संसद को भारतीय लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण स्तंभ बनाते हैं। ये सिर्फ कानून बनाने की फैक्ट्री नहीं है जैसा कि आम धारणा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरकार पर नियंत्रण रखने, देश के वित्त पर नजर रखने, संविधान को समय के साथ बदलने, राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस करने और देश की दिशा तय करने का एक केंद्रीय मंच है। हाँ, ये चेक्स एंड बैलेंसेस, अकाउंटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन, डेलिब्रेशन, इन सब डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाने का एक क्रूशल प्लेटफॉर्म है। इसकी इफेक्टिवनेस पर, इसके फंक्शनिंग पर बहस हो सकती है और होनी भी चाहिए, पर इसके इंपॉर्टेंस पर कोई सवाल नहीं। सही कहा। ये हमारी डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। हाँ, मतलब भारत में सरकार और प्रशासन पर जो संसदीय नियंत्रण है वो असल में कितना असरदार है। सुनने में तो लगता है कि भाई संसद सबसे ऊपर है, सरकार को कंट्रोल करती है, लेकिन क्या वाकई जमीन पर ऐसा होता है? ये बड़ा सवाल है। सोर्सेज तो यही इशारा कर रहे हैं कि ये नियंत्रण उतना मजबूत नहीं है जितना शायद होना चाहिए। बिल्कुल। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों है? कौन सी बातें हैं जो इसे कमजोर करती हैं? चलिए इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और इसकी जड़ें काफी गहरी और फैली हुई हैं। पहला बड़ा मुद्दा जो सोर्सेज हाईलाइट करते हैं वो है संसद सदस्यों के पास समय की कमी और साथ ही जरूरी एक्सपर्टीज की भी कमी। समय और एक्सपर्टीज? हाँ, देखिए आज की तारीख में सरकार का काम कितना ज्यादा फैल गया है। आप सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, फॉरेन पॉलिसी, फिर ये क्लाइमेट चेंज का इशू है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक मुद्दे हैं,
सोशल वेलफेयर स्कीम्स। हाँ, लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। बिल्कुल, प्रशासन का स्कोप और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही मतलब आसमान छू रहे हैं। हाँ, ये तो है। मतलब एक तरफ तो सरकार का काम इतना बढ़ गया, दूसरी तरफ संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र की समस्याएं भी देखनी है, पार्टी की जिम्मेदारियां निभानी है। सही। और फिर इतने सारे मंत्रालयों के कामकाज, बिल्स आते हैं, बजट प्रपोजल्स आते हैं। जरूर। इन सबको गहराई से समझना, क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है एक इंसान के लिए? यही तो चैलेंज है। देखिए, हर सांसद हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब फाइनेंस है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये सब इतने स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। अब संसद, जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, कोई वकील है, कोई किसान नेता, कोई समाज सेवी, कोई शायद पूर्व नौकरशाह भी हो। हाँ हाँ। उनसे ये उम्मीद करना कि वो हर टेक्निकल डिटेल को बारीकी से समझकर सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रख पाएंगे, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मतलब बहुत सारे विषयों पर बहुत कम समय में राय बनानी पड़ती है उन्हें। एग्जैक्टली, यही होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कई बार महत्वपूर्ण चीजें, अहम बातें बिना पूरी स्क्रूटनी के निकल जाती हैं क्योंकि समझने वाले या तो कम है या उनके पास वक्त नहीं है? काफी हद तक ऐसा होता है, हाँ। खासकर जब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फाइनेंशियल कंट्रोल की दिक्कतें। अच्छा, फाइनेंशियल प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये बेहद टेक्निकल होते हैं। आप सोचिए, हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों योजनाएं, अनगिनत आइटम्स। हाँ, वो तो है। इनमें इस्तेमाल होने वाली भाषा, आंकड़े, प्रोजेक्शंस, ये सब आम आदमी तो छोड़िए, कई बार पढ़े लिखे लोगों के लिए भी समझना आसान नहीं होता। इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए घर में कोई बच्चा है, कॉलेज में पढ़ रहा है और वो अपने पापा से अपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांगे। हाँ हाँ। मान लीजिए वो क्वांटम फिजिक्स पे कुछ कर रहा है। अब पापा को ये तो समझ आएगा कि हाँ, बेटा कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, शायद गर्व भी महसूस करेंगे, हो सकता है पैसे भी दे दें। बिल्कुल। पर प्रोजेक्ट की बारीकियां क्या हैं, कौन सा थ्योरी क्यों इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ टेक्निकल फ्लॉ हो सकता है, ये पकड़ना उनके लिए लगभग नामुमकिन होगा। क्या एमपीज के साथ भी बजट पर बहस करते हुए कुछ ऐसा ही होता है? काफी हद तक आपकी एनोलॉजी, आपका ये उदाहरण सही बैठता है। एमपीज को जो ब्रॉड पिक्चर है वो समझ आ जाती है, वो राजनीतिक नजरिए से सवाल भी उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन फाइनेंशियल प्रूडेंस के जो बारीक टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, उन पर सवाल करना या फिर ऑल्टरनेटिव, ज्यादा एफिशिएंट तरीके सुझाना, ये लेमन एमपीज के लिए मुश्किल होता है। वो ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स ने जो प्रपोजल्स तैयार किए हैं उन पर निर्भर रहते हैं। अच्छा। तो इससे फाइनेंशियल कंट्रोल की इफेक्टिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। और फिर एक और बात, सोर्स उठाता है कि लेजिस्लेटिव लीडरशिप यानी कानून बनाने की पहल वो ज्यादातर एग्जीक्यूटिव के पास होती है। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। सरकार ही नीतियां बनाती है, बिल्स ड्राफ्ट करती है और संसद के सामने रखती है। इस पर थोड़ा और रोशनी डालेंगे। हाँ, देखिए, ज्यादातर जो बिल्स होते हैं वो सरकार द्वारा ही इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। मनी बिल्स तो खैर सिर्फ सरकार ही कर सकती है। हाँ, वो तो है। मिनिस्टर्स और उनके मंत्रालय ब्यूरोक्रेट्स की मदद से पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करते हैं, ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। उनके पास जानकारी होती है, डेटा होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं। संसद का काम ज्यादातर उन प्रपोजल्स पर बहस करना और उन्हें पास या फेल करना होता है। तो जब इनिशिएटिव और ड्राफ्टिंग पावर ये दोनों ही एग्जीक्यूटिव के पास हैं, तो नेचुरली कंट्रोल का जो बैलेंस है वो थोड़ा उनकी तरफ झुक जाता है। ये तो थोड़ी अजीब स्थिति है, जैसे स्कूल में कोई बच्चा अपना होमवर्क खुद ही चेक करके खुद को मार्क्स दे दे। मतलब बनाने वाला भी वही और पास करने वाली बॉडी में उसका दबदबा भी ज्यादा। हाँ हाँ, कुछ हद तक। क्या ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का इनहेरेंट फीचर है या भारत में ये कुछ ज्यादा प्रोमिनेंट है? देखिए, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर तो है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का ही हिस्सा होता है। हाँ। लेकिन भारत में ये शायद इसलिए ज्यादा महसूस होता है क्योंकि सरकार बनाने के लिए वैसे भी बहुमत चाहिए होता है लोकसभा में। तो जो बना रहा है उसके पास करवाने की ताकत भी होती है अक्सर। अच्छा। और यहीं से हम चौथे पॉइंट पर आते हैं, संसद का आकार, साइज ऑफ पार्लियामेंट। हाँ, ये भी एक मुद्दा है। हमारी लोकसभा में 543 सदस्य हैं, राज्यसभा में भी करीब 245। इतने बड़े सदन में हर सदस्य को बोलने का मौका मिलना मुश्किल है। हाँ, और किसी मुद्दे पर गहराई से फोकस होकर चर्चा करना और फिर एक मत होकर प्रभावी नियंत्रण रखना, ये अपने आप में एक लॉजिस्टिकल चैलेंज है। सही बात है। सोचिए, जैसे कॉलेज की कैंटीन में 500 लोग बैठकर किसी एक मुद्दे पर बहस करें, कितनी आवाजें होंगी, कितने अलग अलग मत होंगे, कितना शोर होगा। बिल्कुल। किसी एक नतीजे पर पहुंचना या किसी बात की तह तक जाना कितना मुश्किल होगा। शायद इसीलिए कमेटी सिस्टम बनाया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या वो प्रभावी है, उस पर शायद हम बाद में आएंगे। बिल्कुल। कमेटी सिस्टम इसी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ही है।
लेकिन सदन की कार्यवाही पर बड़े आकार का असर तो पड़ता ही है। डिबेट्स अक्सर लंबी खिंच जाती हैं, कई बार दोहराव होता है हाँ, फोकस रखना मुश्किल होता होगा। और फोकस बनाए रखना मुश्किल होता है। और इसी से जुड़ा है 5वां पॉइंट, बहुमत का समर्थन, मेजॉरिटी सपोर्ट। अच्छा। सरकार अपने नंबर्स के दम पर बिल्स पास करा लेती है, प्रपोजल्स अप्रूव करा लेती है। ये तो आजकल काफी देखने को मिलता है। मतलब अगर सरकार के पास प्रचंड बहुमत है तो सैद्धांतिक रूप से तो संसद नियंत्रण रख रही है, पर व्यवहारिक रूप से सरकार जो चाहती है अक्सर वही होता है। हाँ, विपक्ष आवाज उठाता है, बहस करता है, पर वोटिंग के समय गणित जो है वो सरकार के पक्ष में होता है। क्या ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्पिरिट को अंडरमाइन नहीं करता? ये एक बहस का मुद्दा है। देखिए, बहुमत का मतलब जनादेश भी होता है और सरकार को काम करने के लिए स्थिरता भी देता है। वो भी है, हाँ। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि प्रचंड बहुमत कई बार इफेक्टिव पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी को कमजोर कर देता है। सरकार शायद कम जवाबदेह महसूस कर सकती है। ये ऐसा है जैसे क्लासरूम में मॉनिटर के ज्यादातर दोस्त उसी के ग्रुप के हों तो उसकी मनमानी पर सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है ना? भले ही टीचर ने उसे मॉनिटर सबको साथ लेके चलने के लिए बनाया हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और आपने कमिटी सिस्टम का जिक्र किया था। सोर्स कहता है कि जो फाइनेंशियल कमिटीज हैं, जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, पीएससी, उनका काम ज्यादातर पोस्टमार्टम जैसा है। ये क्या मतलब हुआ? पोस्टमार्टम, हाँ, इसका मतलब है कि ये कमिटियां सरकारी खर्च की जांच तब करती हैं जब पैसा खर्च हो चुका होता है। अच्छा, खर्च होने के बाद? हाँ, वो देखती हैं कि पैसा नियमों के अनुसार खर्च हुआ या नहीं, कहीं कोई फिजूल खर्ची तो नहीं हुई या कोई घोटाला तो नहीं हुआ। ये जरूरी काम है अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए। सीएजी की रिपोर्ट आती है, उसके आधार पर पीएससी जांच करती है। लेकिन तब तक तो नुकसान हो चुका होता है अगर हुआ हो तो। एग्जैक्टली। जैसे किसी बिल्डिंग के गिरने के बाद जांच कमेटी बैठे कि भाई मटेरियल खराब था या डिजाइन गलत था, वो भविष्य के लिए सबक दे सकती है, जिम्मेदार लोगों को सजा भी दिलवा सकती है शायद, पर जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो खर्च होने से पहले ज्यादा प्रभावी रोक लगा सके? यही तो मुख्य आलोचना है पीएससी जैसी कमेटीज की, कि वो पोस्टमार्टम करती हैं, प्रीनेटल चेकअप नहीं। खर्च होने से पहले जो स्क्रूटनी का काम है वो मुख्यतः बजट डिबेट के दौरान होना चाहिए। हाँ। लेकिन यहीं पर 7वां पॉइंट आ जाता है, गिलोटीन का बढ़ता इस्तेमाल। गिलोटीन, ये क्या है? बजट सेशन में समय बहुत कम होता है और दर्जनों मंत्रालयों की डिमांड्स और ग्रांट्स पर चर्चा करनी होती है। अक्सर क्या होता है, समय खत्म होने लगता है और बहुत सारी डिमांड्स बिना चर्चा के रह जाती हैं। अच्छा, तो फिर क्या होता है उनका? तो आखिरी दिन स्पीकर गिलोटीन लागू कर देते हैं। इसका मतलब है कि जितनी भी बची हुई डिमांड्स हैं उन सबको एक साथ बिना किसी बहस के वोटिंग के लिए रख दिया जाता है और उन्हें पास मान लिया जाता है। क्या कह रहे हैं? मतलब करोड़ों अरबों रुपए के सरकारी खर्चे बिना संसद में 1 मिनट की भी चर्चा के पास हो जाते हैं? हाँ, ये होता है। ये तो फाइनेंशियल कंट्रोल का मजाक उड़ाने जैसा है। ये तो वैसा हुआ कि फाइनल एग्जाम से पहले टीचर कहे, अरे समय कम है, चलो आखिरी के 5 चैप्टर बिना पढ़े ही पास मान लेते हैं। हाँ, ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल, खासकर फाइनेंशियल कंट्रोल की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। समय की कमी के कारण स्क्रूटनी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और फिर 8वां पॉइंट है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का बढ़ना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हाँ, संसद आजकल अक्सर कानून का मोटा-मोटा ढांचा या आप कह लें स्केलेटन ही पास करती है। उसे लागू करने के लिए जो बारीक नियम कायदे बनाने होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हाँ, वो शक्ति एग्जीक्यूटिव को यानी सरकार या ब्यूरोक्रेसी को सौंप दी जाती है। अच्छा, जैसे संसद ने कानून पास कर दिया कि पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज पर एक्शन लिया जाएगा। हाँ, लेकिन कौन सी इंडस्ट्री पोल्यूशन फैला रही है, एक्शन का मतलब क्या होगा, फाइन होगा, क्लोजर होगा या कुछ और होगा, फाइन कितना होगा, ये सब तय करने का काम सरकार या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर छोड़ दिया। सही समझा मैंने? बिल्कुल सही। इसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन भी कहते हैं। और देखिए, ये जरूरी भी है कुछ हद तक, क्योंकि संसद हर छोटी डिटेल तय नहीं कर सकती और एडमिनिस्ट्रेशन को फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इससे ब्यूरोक्रेसी की ताकत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि असली जमीनी नियम तो वही बना रहे हैं। सही बात है। और संसद का कंट्रोल उन बारीक नियमों पर कम हो जाता है। कानून का असल असर तो इन नियमों से तय होता है और वो संसद के सीधे दायरे से कुछ हद तक बाहर चले जाते हैं। ये तो पावर शिफ्ट जैसा लगता है, लेजिस्लेचर से एग्जीक्यूटिव की तरफ। और इसी तरह का एक और मुद्दा सोर्स उठाता है, ऑर्डिनेंसेस का बार बार जारी होना, अध्यादेश। हाँ, 9वां पॉइंट।
संविधान राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि जब संसद सत्र में ना हो और किसी कानून की तत्काल जरूरत आन पड़े तो वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। इसकी शक्ति संसद के कानून के बराबर होती है, लेकिन इसे अगले सत्र में संसद से पास करवाना जरूरी होता है, वरना ये लैप्स हो जाता है। तो दिक्कत क्या है इसमें? ये तो इमरजेंसी प्रोविजन जैसा लगता है। दिक्कत तब होती है जब इसका इस्तेमाल रूटीन तरीके से होने लगे। अच्छा। या संसद को बाईपास करने के लिए होने लगे। सरकार को लगता है कि किसी मुद्दे पर संसद में ज्यादा बहस होगी या विरोध होगा, तो वो सत्र खत्म होने का इंतजार करती है और फिर ऑर्डिनेंस ले आती है। या कभी-कभी रीप्रोमुलगेशन भी होता है, यानी संसद से पास कराए बिना ऑर्डिनेंस को बार बार जारी करते रहना। ये संसद की कानून बनाने की जो प्राइमरी भूमिका है उसे कमजोर करता है। ये एक तरह से बैकडोर लेजिस्लेशन जैसा हो जाता है। समझ गई। मतलब जो काम सामने के दरवाजे से यानी संसद से होना चाहिए, वो पीछे की खिड़की से ऑर्डिनेंस के जरिए किया जा रहा है बार बार। कुछ मामलों में ऐसा आरोप लगता है। हाँ। और 10वां पॉइंट कहता है कि संसद का नियंत्रण स्पोरेडिक है, यानी कभी कभार होता है, जनरल है यानी सतही तौर पर, और ज्यादातर पॉलिटिकल नेचर का होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि संसद की नजर सरकार के कामकाज पर लगातार और गहराई से नहीं रहती। जब कोई बड़ा स्कैंडल या घोटाला सामने आता है, स्पोरेडिक, हाँ, तब हल्ला मचता है। बहस होती है, जेपीसी की मांग उठती है, सरकार पर दबाव बनता है। लेकिन जो रोजमर्रा का एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जो छोटे छोटे फैसले लिए जा रहे हैं, उन पर उतनी सिस्टमैटिक ओवरसाइट नहीं होती। नियंत्रण ज्यादातर सतही, जनरल रहता है। बारीक डिटेल्स में जाने का ना तो समय होता है, ना अक्सर वो एक्सपर्टीज होती है जिसकी हमने पहले बात की। और पॉलिटिकल नेचर, और ज्यादातर ये राजनीतिक स्कोरिंग के लिए होता है। मतलब विपक्ष सरकार को घेरने के लिए मुद्दे उठाता है, सरकार अपना बचाव करती है। जेन्युइन एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार का इरादा शायद उतना नहीं होता जितना राजनीतिक लाभ लेने का होता है। जैसे मोहल्ले में जब बड़ी चोरी हो जाए तब सब लोग जाग जाते हैं, पुलिस पर सवाल उठाते हैं, आरडब्ल्यू मीटिंग बुलाते हैं। लेकिन रोज कौन देख रहा है कि गार्ड सो रहा है या जाग रहा है, या स्ट्रीट लाइट जल रही है या नहीं? बिल्कुल। ये तो रिएक्टिव अप्रोच हुई, प्रोएक्टिव नहीं। वही आग लगने पे कुआं खोदने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और आखिर में 11वां पॉइंट जो इन सब मुद्दों को और गहरा करता है, वो है एक मजबूत और स्थिर विपक्ष की कमी, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी ऑपोजिशन, और साथ ही संसदीय व्यवहार और नैतिकता में गिरावट, पार्लियामेंट्री बिहेवियर एंड एथिक्स में गिरावट। हाँ, ये दोनों बातें भी बहुत अहम है। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार पर अंकुश लगाना है, उसकी नीतियों की खामियां उजागर करना है, जनता की आवाज उठाना है। अगर विपक्ष बिखरा हुआ है, कमजोर है या प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा, तो सरकार पर नियंत्रण अपने आप ढीला पड़ जाता है। और संसदीय व्यवहार में गिरावट वाली बात, मतलब जो हम टीवी पे देखते हैं, हंगामा, नारेबाजी, वॉकआउट। हाँ, बिल्कुल। जब संसद बहस और विचार विमर्श का मंच बनने की बजाय हंगामे और गतिरोध का अखाड़ा बन जाए, तो असली मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाती। सही बात है। महत्वपूर्ण बिल्स बिना पर्याप्त चर्चा के पास हो जाते हैं या कभी-कभी पास ही नहीं हो पाते। सदस्य एक दूसरे की बात सुनने या तर्कपूर्ण बहस करने की बजाय सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगे रहते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट्री डेकोरम का गिरता स्तर है, वो भी सार्थक संसदीय नियंत्रण को लगभग असंभव बना देता है। जब माहौल ही ठीक नहीं होगा तो काम कैसे होगा? तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि समय की कमी है, एक्सपर्टीज का अभाव है, फाइनेंसेस की टेक्निकलिटी एक मुद्दा है, एग्जीक्यूटिव का दबदबा है, संसद का बड़ा आकार है, सरकार का बहुमत भी एक फैक्टर है, कमेटियों का पोस्टमार्टम वाला रवैया है, गिलेटिन का इस्तेमाल होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और ऑर्डिनेंसेस बढ़ रहे हैं, कंट्रोल ज्यादातर रिएक्टिव और पॉलिटिकल है, और ऊपर से विपक्ष की कमजोरी या सदन में माहौल का खराब होना। ये सब मिलकर भारत में संसदीय नियंत्रण को, जो कागजों पर दिखता है, उसकी तुलना में जमीन पर काफी कमजोर बना देते हैं। बिल्कुल। ये सारे फैक्टर्स एक जटिल जाल की तरह हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की इफेक्टिवनेस को कम करते हैं। ये दिखाता है कि सिर्फ संवैधानिक प्रावधान या नियम बना देना काफी नहीं है, उनका सही स्पिरिट में लागू होना और उसके लिए एक अनुकूल माहौल होना भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पर चर्चा करेंगे। ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पर है बहुत ज़रूरी। तो ये असल में होते क्या हैं, क्यों चाहिए होते हैं और इनमें क्या क्या शामिल है, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये कुछ खास अधिकार हैं, स्पेशल राइट्स कह लीजिए। साथ में इम्यूनिटीज, मतलब कानूनी कार्रवाई से कुछ हद तक सुरक्षा, और एग्जेम्पशंस यानी कुछ सामान्य जिम्मेदारियों से छूट।
अच्छा। और ये मिलते हैं संसद के दोनों सदनों को, यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनकी कमेटियों को, और जाहिर है उनके सदस्यों मतलब एमपीज को। ओके, तो एक तरह का स्पेशल स्टेटस या सुरक्षा कवच है ये एमपीज और पार्लियामेंट के लिए। पर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत ही क्यों है? व्हाई दिस स्पेशल ट्रीटमेंट? कहीं ये आम नागरिक के अधिकारों से ऊपर तो नहीं? देखिए, ये सवाल बहुत नेचुरल है और मन में आता है, लेकिन इसका मकसद किसी को प्रिविलेज देना या कानून से ऊपर रखना नहीं है। असल मकसद ये है कि संसद और उसके सदस्य अपना काम पूरी आज़ादी से, मतलब इंडिपेंडेंस के साथ और असरदार तरीके से इफेक्टिवली कर सकें। आप सोचिए, अगर एक एमपी सदन में अपनी बात रख रहा है या मान लीजिए सरकार की किसी नीति की कड़ी आलोचना कर रहा है और उसे हर वक्त ये डर सताए कि कहीं बाहर उस पर मानहानि का केस न हो जाए या उसे गिरफ्तार न कर लिया जाए। हाँ, तब तो वो खुल के बोल ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। तब तो डर के माहौल में ना तो सही से बहस हो पाएगी, ना विचार विमर्श। तो इन प्रिविलेजेस के बिना सदन अपनी अथॉरिटी, अपनी डिग्निटी यानी गरिमा और अपना ऑनर यानी सम्मान नहीं बनाए रख सकता। सही बात है। और ना ही सदस्य बिना किसी डर या रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन के अपनी पार्लियामेंट्री जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाएंगे। तो ये डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था कि ये सिस्टम के लिए है, व्यक्ति के लिए नहीं। अच्छा, तो ये प्रिविलेजेस मिलते किस किस को हैं? क्या सिर्फ जो चुने हुए एमपीज हैं उन्हीं को? मुख्यतः तो एमपीज को और दोनों सदनों को कलेक्टिवली मिलते हैं, लेकिन संविधान थोड़ा और स्पेसिफिक है। ये प्रिविलेजेस उन लोगों को भी दिए गए हैं जो सदस्य नहीं हैं, पर जिन्हें सदन या उसकी किसी कमेटी की कार्रवाई यानी प्रोसीडिंग्स में बोलने और हिस्सा लेने का अधिकार है। अच्छा, जैसे भारत के अटॉर्नी जनरल, वो किसी भी सदन में बोल सकते हैं, कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, हालांकि वोट नहीं दे सकते, पर जब वो बोल रहे हैं तो उन्हें ये प्रिविलेजेस हासिल होते हैं। ओके। इसी तरह यूनियन मिनिस्टर्स, अगर कोई मिनिस्टर एक सदन का सदस्य है तो वो दूसरे सदन की कार्रवाई में भी भाग ले सकता है और बोल सकता है, तो उस दौरान उसे भी ये छूट मिलती है। ये इंटरेस्टिंग है। मतलब सिर्फ मेंबर होना ही काफी नहीं, सदन की कार्रवाई में आधिकारिक तौर पर भाग लेना जरूरी है। और एक बात जो हमारे नोट्स में है और मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी कि ये प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को नहीं मिलते, जबकि प्रेसिडेंट तो पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट माने जाते हैं। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर कंफ्यूजन होता है। प्रेसिडेंट के पद की अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटीज हैं जो आर्टिकल 361 में दी गई हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के दायरे में नहीं आते। अच्छा। ये फर्क याद रखना चाहिए। अब इन प्रिविलेजेस को और बेहतर समझने के लिए इनको आमतौर पर दो मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। हाँ, क्लासिफिकेशन से समझना आसान हो जाता है। क्या है वो दो कैटेगरीज? पहली कैटेगरी है उन प्रिविलेजेस की जो हर सदन को कलेक्टिवली मिलते हैं, मतलब एक संस्था के तौर पर पूरे सदन को सामूहिक रूप से। ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है उन प्रिविलेजेस की जो सदस्यों को इंडिविजुअली मिलते हैं, यानी हर सदस्य को व्यक्तिगत तौर पर। ओके, तो पहले कलेक्टिव प्रिविलेजेस से शुरू करते हैं, जो पूरे सदन के सामूहिक अधिकार हैं। क्या क्या आता है इसमें? देखिए, इसमें सबसे पहला और शायद बहुत महत्वपूर्ण है प्रकाशन का अधिकार, यानी राइट टू पब्लिश। सदन को अपनी रिपोर्ट्स, डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स को पब्लिश करने का पूरा अधिकार है। और सिर्फ पब्लिश करने का ही नहीं, बल्कि दूसरों को इन्हें पब्लिश करने से रोकने का अधिकार भी है। मतलब सदन ये कंट्रोल कर सकता है कि उसकी कार्यवाही की कौन सी जानकारी बाहर जाए, कैसे जाए। लेकिन आजकल तो हम देखते हैं संसद टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होता है, मीडिया भी लगातार रिपोर्ट करती है। तो ये रोकने का अधिकार फिर कैसे काम करता है? क्या सदन मीडिया को रिपोर्टिंग से रोक सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ एक बैलेंस बनाया गया है। ओरिजिनली सदन का ये अधिकार ज्यादा मजबूत था, लेकिन फिर आया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। आपको याद होगा, इमरजेंसी के बाद प्रेस की आजादी पर काफी बहस हुई थी। हाँ, बिल्कुल। तो इस संशोधन ने प्रेस की आजादी को एक तरह से रिस्टोर किया। अब व्यवस्था यह है कि मीडिया बिना सदन की पहले से इजाजत लिए, मतलब प्रायर परमिशन के बिना, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की सच्ची रिपोर्ट्स, ट्रू रिपोर्ट्स प्रकाशित कर सकती है। अच्छा। ये ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी माना गया, ताकि लोगों को पता चले कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ओके, मतलब सच्ची रिपोर्टिंग पर रोक नहीं है? नहीं, आमतौर पर नहीं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण लेकिन है। ये छूट सदन की सीक्रेट सिटिंग यानी गुप्त बैठक पर लागू नहीं होती। सीक्रेट सिटिंग? हाँ, अगर सदन किसी बहुत संवेदनशील मुद्दे पर, मान लीजिए राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा कोई मामला है, और उस पर गुप्त बैठक करने का फैसला करता है, तो उस बैठक की कार्यवाही की रिपोर्टिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित होती है। अगर कोई उसे प्रकाशित करता है तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। समझ गई। जैसे घर में कोई बहुत ही पर्सनल या सीरियस बात हो रही हो
तो हम दरवाजे बंद कर लेते हैं, कुछ वैसा ही मामला। हाँ बिल्कुल, वैसे ही समझ सकते हैं। और क्या कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं? हाँ, और क्या है? दूसरा है, सदन अपनी कार्रवाई से स्ट्रेंजर्स यानी बाहरी लोगों को बाहर रखने का अधिकार रखता है। आपने देखा होगा, विजिटर्स गैलरी होती है संसद में, हाँ। लेकिन अगर सदन चाहे तो वो गैलरी खाली करवा सकता है, बाहरी लोगों को कार्रवाई देखने से रोक सकता है, और जैसा भी कहा, जरूरी मामलों पर चर्चा के लिए सीक्रेट सिटिंग भी कर सकता है। मतलब सदन एक तरह से अपने घर का कंट्रोल रखता है। बिल्कुल। तीसरा, सदन अपनी प्रोसीजर और अपने कामकाज यानी कंडक्ट ऑफ बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए और ऐसे मामलों पर फैसला करने के लिए खुद नियम बना सकता है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस होते हैं हर सदन के। हाँ, होते हैं। कौन कैसे बोलेगा, कब बोलेगा, किस मुद्दे पर बहस होगी, वोटिंग कैसे होगी, ये सब सदन खुद तय करता है, बिना किसी बाहरी दखलंदाजी के। और अगर कोई इन नियमों को ना माने या सदन की कार्रवाई में बाधा डाले या मान लीजिए सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए, तब क्या होता है? तब आता है चौथा और शायद सबसे शक्तिशाली, कलेक्टिव प्रिविलेज, सजा देने का अधिकार, राइट टू पनिश। सजा? हाँ, चाहे वो सदन का सदस्य हो या कोई बाहरी व्यक्ति, अगर वो सदन के किसी प्रिविलेज का उल्लंघन करता है यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करता है, या सदन का कंटेम्प्ट यानी अवमानना करता है, तो सदन उसे सजा दे सकता है। सजा? किस तरह की सजा दे सकता है सदन? क्या मतलब कोर्ट की तरह जेल भेज सकते हैं? हाँ, सजा कई तरह की हो सकती है। अगर मामला ज्यादा गंभीर नहीं है तो रेप्रिमांड हो सकता है, मतलब सदन में बुलाकर फटकार लगाना, या एडमोनिशन यानी चेतावनी देना। ओके। लेकिन अगर मामला गंभीर है तो इम्प्रिजनमेंट यानी जेल भेजने तक की सजा हो सकती है। बाहरी लोगों को तो जेल भेजा जा सकता है, और अगर कोई सदस्य दोषी पाया जाता है तो उसे सस्पेंड किया जा सकता है, मतलब सस्पेंशन, कुछ समय के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित। और बहुत ही एक्सट्रीम मामलों में एक्सपल्शन भी हो सकता है, यानी उसकी सदस्यता ही रद्द की जा सकती है। बाप रे, सदस्यता रद्द करना और जेल भेजना, ये तो बहुत ही सीरियस पावर्स हैं। क्या इनका इस्तेमाल कभी हुआ है असल में? हाँ, इसके उदाहरण हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है। एक बहुत चर्चित मामला 1977 का है। छठी लोकसभा ने श्रीमती इंदिरा गांधी को कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का दोषी पाया था। वो उस समय सदन की सदस्य थी, लेकिन मामला तब का था जब वो प्रधानमंत्री थी और संसद सदस्य नहीं थी। उन्हें सदस्य पद से निष्कासित कर दिया गया था और सत्र के अंत तक जेल की सजा भी दी गई थी। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि 1979 में जब 7वीं लोकसभा बनी तो उसने इस पिछले प्रस्ताव को पॉलिटिकली मोटिवेटेड मानते हुए रद्द कर दिया था, रिसेंड कर दिया था। अच्छा। एक और उदाहरण 1990 का है, जब राज्यसभा ने एक पूर्व मंत्री के तिवारी को सदन की अवमानना के लिए रेप्रिमांड किया था, यानी फटकार लगाई थी। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि सदन अपनी डिग्निटी और अपने अधिकारों को लेकर कितना सीरियस हो सकता है। वाकई ये दिखाता है कि सदन सिर्फ बहस करने की जगह नहीं है, बल्कि एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास दंड देने के अधिकार भी हैं। अच्छा, और क्या कलेक्टिव अधिकार है? पांचवा है, सदन को ये अधिकार है कि उसे अपने किसी सदस्य की गिरफ्तारी, अरेस्ट, हिरासत, डिटेंशन, सजा, कन्विक्शन, कारावास, इम्प्रिजनमेंट या रिहाई, रिलीज के बारे में तुरंत सूचना, इमीडिएट इंफॉर्मेशन दी जाए। क्यों? ये इसलिए जरूरी है ताकि सदन को पता रहे कि उसका कोई सदस्य क्यों अनुपस्थित है। क्या उसकी अनुपस्थिति सदन के कामकाज को प्रभावित कर रही है? जैसे स्कूल में बच्चे के नए आने पर स्कूल को इन्फॉर्म किया जाता है, कुछ वैसा ही लॉजिक है। हाँ, लॉजिकल है। सदन को अपने मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। छठा, सदन जरूरत पड़ने पर किसी भी मामले की जांच बैठा सकता है, इंक्वायरीज कर सकता है। वो गवाहों को, विटनेसेस को हाजिर होने का आदेश दे सकता है, समन कर सकता है, और जरूरी कागजात, रेलेवेंट पेपर्स और रिकॉर्ड्स मंगवा सकता है। जैसे हम देखते हैं पार्लियामेंट्री कमेटियां अक्सर ऐसा करती हैं। हाँ, बिल्कुल। सातवां, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिविलेज है कि कोर्ट्स को सदन या उसकी कमेटियों की कार्यवाही की जांच करने से मना किया गया है। आर्टिकल 122 में कहा गया है, सदन के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रक्रिया सही थी या नहीं, इस पर कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता। इसे सदन की इंटरनल ऑटोनॉमी कहते हैं। मतलब सदन के अंदर जो हो रहा है वो सदन का अपना मामला है, कोर्ट का नहीं, एक तरह से। हाँ, मोटे तौर पे प्रक्रिया के मामले में यही स्थिति है। और आठवां, सदन के परिसर के अंदर, मतलब प्रिसिंक्ट्स ऑफ द हाउस, जिसमें पार्लियामेंट बिल्डिंग और उसके आसपास का निर्धारित क्षेत्र आता है, वहां प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर या चेयरमैन की इजाजत के बिना किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सदस्य हो या बाहरी, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अरे! और ना ही कोई लीगल प्रोसेस, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, शुरू की जा सकती है बिना परमिशन के। ये उस परिसर की पवित्रता, सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए है। अच्छा, मतलब संसद परिसर एक तरह का नो अरेस्ट जोन है, बिना स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन के। ये तो काफी स्पेशल स्टेटस हुआ।
हाँ, ये उस जगह के महत्व को, उसकी डिग्निटी को दर्शाता है। तो ये थे मुख्य कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो पूरे सदन को एक इकाई के रूप में मिलते हैं। ठीक है, ये सदन के सामूहिक अधिकार समझ आ गए। अब आते हैं उन प्रिविलेजेस पर जो हर सदस्य को इंडिविजुअली मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से। इसमें क्या क्या है? इसमें सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चित है गिरफ्तारी से छूट, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। नियम यह है कि संसद का सत्र सेशन के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, ये तो काफी लंबा पीरियड हो गया। मतलब इस दौरान कोई एमपी किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं हो सकता, क्या ऐसा है? नहीं, यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है और ये समझना बेहद जरूरी है। ये छूट सिर्फ और सिर्फ सिविल मामलों में मिलती है, सिविल केसेस में। सिर्फ सिविल? हाँ, यानी अगर किसी पैसे के लेन देन, प्रॉपर्टी विवाद या ऐसे किसी दीवानी मामले में गिरफ्तारी का वारंट है तो इस पीरियड में गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये छूट क्रिमिनल केसेस में या प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारी पर बिल्कुल लागू नहीं होती। अच्छा, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर किसी एमपी पर कोई आपराधिक आरोप है या उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया जा रहा है तो उसे सत्र के दौरान या इस 40 दिन की अवधि में भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बस संबंधित अथॉरिटी को, स्पीकर या चेयरमैन को इसकी सूचना देनी होती है। ओके, तो मतलब क्रिमिनल मामलों में कोई इम्यूनिटी नहीं है गिरफ्तारी से? जीरो, बिल्कुल नहीं। ये आम गलतफहमी दूर होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा इंडिविजुअल प्रिविलेज है बोलने की आज़ादी। संसद में फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ, ये तो सबसे बेसिक लगता है। सदस्यों को संसद में अपने विचार रखने की पूरी आज़ादी है। उन्होंने संसद या उसकी किसी कमेटी में क्या कहा या किस तरह वोट दिया, इसके लिए उन पर देश की किसी भी कोर्ट में कोई कार्रवाई, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ये आर्टिकल 105 का 2 में स्पष्ट लिखा है। और ये शायद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सबसे फंडामेंटल प्रिविलेज है। ये तो बहुत ही जरूरी है ताकि जनप्रतिनिधि बिना किसी डर या बाहरी दबाव के अपनी बात रख सकें, सरकार की आलोचना कर सकें, जनता की आवाज उठा सकें, चाहे वो बात कितनी भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना लगे। लेकिन क्या इसकी भी कोई सीमा है या सदन में मतलब कुछ भी बोला जा सकता है? नहीं, ये आज़ादी भी एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है। इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। पहली सीमा तो संविधान खुद लगाता है। जैसे आर्टिकल 121 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर ड्यूटीज में किए गए आचरण, कंडक्ट पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। अच्छा, सिवाय तब जब उस जज को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बनाए रखने के लिए जरूरी है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत। हाँ बिल्कुल, शक्तियों का पृथक्करण। दूसरी सीमाएं संसद के खुद के नियम लगाते हैं। रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। जैसे लोकसभा के नियम 349, 350 असंसदीय भाषा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज के इस्तेमाल पर या असंसदीय आचरण, अनपार्लियामेंट्री कंडक्ट पर रोक लगाते हैं। हाँ, हम सुनते अक्सर कि ये शब्द एक्सपंज कर दिए गए। एग्जैक्टली। स्पीकर को यह अधिकार है कि वो ऐसी भाषा या शब्दों को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से निकलवा दें। तो आज़ादी है, पर जिम्मेदारी के साथ। ये फ्री और फियरलेस डिबेट के महत्व और सदन की डेकोरम और डिग्निटी बनाए रखने के बीच एक बैलेंस साधने की कोशिश है। सही कहा, संतुलन तो हर जगह जरूरी है। तीसरा, इंडिविजुअल प्रिविलेज क्या है? तीसरा है जूरी सेवा से छूट, एग्जेम्पशन फ्रॉम जूरी सर्विस। सदस्य जूरी सेवा से मुक्त हैं और जब संसद का सत्र चल रहा हो तो वे किसी कोर्ट में चल रहे केस में सबूत देने या गवाह के तौर पर पेश होने से मना कर सकते हैं। लेकिन जूरी सिस्टम तो अब भारत में है नहीं, तो ये प्रिविलेज आज कितना रेलेवेंट है? हाँ, जूरी सिस्टम तो खत्म हो गया है, लेकिन ये प्रावधान अभी भी प्रिविलेजेस का हिस्सा है। गवाह के तौर पर पेश होने से मना करने वाला हिस्सा आज भी टेक्निकली लागू हो सकता है, ताकि सदस्य सेशन के दौरान अपनी पार्लियामेंट्री ड्यूटीज पर फोकस कर सकें। हालांकि प्रैक्टिकली इसका कितना यूज होता है, ये कहना मुश्किल है। ओके, तो ये हो गए मुख्य इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। सिविल गिरफ्तारी से सीमित छूट, बोलने की आज़ादी सीमाओं के साथ, और जूरी सेवा, गवाही से छूट। अब दो शब्द हैं जो अक्सर साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। क्या ये एक ही बात है या इनमें कोई फर्क है? ये बहुत ही बारीक लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर लोग इन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, पर इनमें टेक्निकल फर्क है। एमएन कौल और एसएल चकदर, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स रहे हैं, उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति या अथॉरिटी किसी सदस्य के व्यक्तिगत या सदन के सामूहिक प्रिविलेज, अधिकार या इम्यूनिटी की उपेक्षा करता है, डिसरिगार्ड करता है या उस पर अटैक करता है, तो उसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं।
अच्छा, मतलब किसी स्पेसिफिक परिभाषित अधिकार का उल्लंघन। हाँ, जैसे किसी सदस्य को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लेना सिविल मामले में सत्र के दौरान, ये उसके गिरफ्तारी से छूट वाले प्रिविलेज का सीधा ब्रीच होगा। समझ गई। और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस? कंटेम्प्ट ऑफ हाउस की परिभाषा थोड़ी ज्यादा वाइड है, ज्यादा व्यापक है। थॉमस एरिस्किन में, जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस का पितामह माना जाता है, उनकी परिभाषा के अनुसार कोई भी ऐसा काम या चूक, एनी एक्ट और ओमिशन, जो संसद के सदन, उसके सदस्य या उसके अधिकारी को उनके काम करने में बाधा डाले, ऑब्स्ट्रक्ट करे, या जिसकी टेंडेंसी, जिसकी प्रवृत्ति सदन की डिग्निटी, अथॉरिटी और ऑनर के खिलाफ जाने की हो, उसे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस माना जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि कंटेम्प्ट का दायरा ब्रीच से बड़ा है, इसमें ज्यादा चीजें आ सकती हैं। बिल्कुल। सुभाष श्री कश्यप एक और जाने माने एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा है। कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एक ज्यादा जेनेरिक टर्म है। आप कह सकते हैं कि हर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, क्योंकि वो सदन के अधिकार का उल्लंघन है, वो कंटेम्प्ट ऑफ हाउस तो होता ही है। लेकिन हर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जरूरी नहीं कि किसी स्पेसिफिक लिस्टेड प्रिविलेज का ब्रीच हो। ऐसे काम भी कंटेम्प्ट हो सकते हैं जो शायद किसी खास प्रिविलेज की लिस्ट में ना आते हों, पर वो सदन की ओवरऑल डिग्निटी या उसके फंक्शनिंग में बाधा डालते हों। कोई उदाहरण दे सकते हैं ऐसे कंटेम्प्ट का जो शायद ब्रीच ना हो? हाँ, जैसे मान लीजिए सदन के किसी जायज आदेश, लेजिटिमेट ऑर्डर की जानबूझकर अवहेलना करना। जैसे किसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने किसी व्यक्ति को कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ पेश होने को कहा और वो व्यक्ति बिना किसी वैलिड कारण के आने से मना कर दे या वो दस्तावेज ना दे। अब ये शायद किसी लिस्टेड प्रिविलेज का सीधा ब्रीच ना हो, लेकिन ये सदन की अथॉरिटी को सीधी चुनौती है, उसकी अवमानना है। इसलिए इसे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस मानकर सजा दी जा सकती है। तो कंटेम्प्ट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। समझ गई। ब्रीच मतलब स्पेसिफिक रूल तोड़ना, कंटेम्प्ट मतलब सदन की ओवरऑल अथॉरिटी या गरिमा को चोट पहुंचाना, जिसमें ब्रीच भी शामिल हो सकता है और कुछ और भी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सारे प्रिविलेजेस जिनकी हमने बात की, ये आए कहाँ से हैं? व्हाट आर द सोर्सेज? क्या ये सब संविधान में लिखे हुए हैं? ये काफी इंटरेस्टिंग पहलू है। जब हमारा संविधान बना तो आर्टिकल 105 में सिर्फ 2 प्रिविलेजेस को साफ तौर पर मेंशन किया गया। पहला, पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच, और दूसरा, सदन की प्रोसीडिंग्स के पब्लिकेशन का अधिकार। बस 2? लेकिन हमने तो इतने सारे डिस्कस किए। वो सब कहाँ से आए फिर? हाँ, बाकी प्रिविलेजेस के लिए संविधान ने एक बड़ी अनोखी व्यवस्था की थी शुरुआत में। आर्टिकल 105(3) में कहा गया था कि बाकी सभी मामलों में संसद के सदनों, उनकी कमेटियों और सदस्यों के पावर्स, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज वही होंगे जो संविधान लागू होने की तारीख यानी 26 जनवरी 1950 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स और उसके सदस्यों और कमेटियों के थे। अरे तब तक लागू रहेंगे जब तक कि संसद कानून बनाकर उन्हें खुद डिफाइन न कर दे। मतलब हमने सीधे सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस को अडॉप्ट कर लिया, बस ये कहकर कि जो उनके थे वही हमारे भी होंगे जब तक हम अपने खुद न बना लें। हाँ, शुरुआत में स्थिति यही थे। ये एक तरह की टेम्पररी या ट्रांजिशनल व्यवस्था मानी गई थी, इस उम्मीद में कि भारतीय संसद जल्दी अपने प्रिविलेजेस को कोडिफाई कर लेगी, यानी एक लिस्ट बनाकर कानून पास कर देगी। लेकिन फिर 1978 में 44th अमेंडमेंट आया। उसने आर्टिकल 105(3) में थोड़ा बदलाव किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो डायरेक्ट रेफरेंस था उसे हटा दिया गया। अच्छा, क्यों हटाया? उस समय के कानून मंत्री का तर्क था कि एक स्वाभिमानी देश, एक प्राउड कंट्री के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट में किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन का सीधा रेफरेंस देना ठीक नहीं लगता। तो अब यह कहा गया कि बाकी प्रिविलेजेस वही होंगे जो इस संशोधन के लागू होने की तारीख, जो कि 20 जून 1979 थी, को भारत के सदनों, सदस्यों और कमेटियों के थे जब तक संसद उन्हें डिफाइन ना कर दे। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का नाम हटाने से क्या प्रैक्टिकली कोई फर्क पड़ा? क्या प्रिविलेजेस बदल गए? नहीं, प्रैक्टिकली कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1979 तक भारतीय संसद ने प्रिविलेजेस को कॉडिफाई तो किया नहीं था। तो उस तारीख को भी वही प्रिविलेजेस लागू थे जो मूलतः ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से ही लिए गए थे। तो एसेंस में नाम हटा दिया गया, पर सब्सटेंस वही रहा, स्थिति कमोबेश वही बनी रही। और क्या आज तक इतने सालों बाद संसद ने इन सभी प्रिविलेजेस को लिस्ट करके कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बनाया है? मतलब क्या इनकी कोई एक ऑफिशियल कोडिफाइड लिस्ट है आज? नहीं, आज तक भी संसद ने सभी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को पूरी तरह से एक जगह कोडिफाई करने के लिए, एग्जॉस्टिवली कोडिफाई करने के लिए कोई एक स्पेशल लॉ नहीं बनाया है। इस पर कई बार बहस हुई है, कमेटियां भी बनी हैं जिन्होंने सुझाव दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ है।
तो फिर आज की तारीख में ये प्रिविलेजेस कैसे तय होते हैं? अगर कोई कंफ्यूजन हो या विवाद हो तो कहाँ देखा जाता है? इनका सोर्स क्या माना जाता है? हाँ, क्योंकि कोई एक कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो आज इनके 5 मुख्य स्रोत माने जाते हैं जिनसे ये प्रिविलेजेस डिराइव होते हैं। अच्छा, क्या है वो 5 स्रोत? पहला, जाहिर है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जैसे आर्टिकल 105 खुद। दूसरा, संसद द्वारा समय समय पर बनाए गए विभिन्न कानून, वेरियस लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, जो सीधे तौर पर शायद प्रिविलेज पर ना हो पर उनसे जुड़े किसी पहलू को स्पष्ट करते हों। तीसरा, दोनों सदनों के अपने नियम, रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेस, जो प्रोसीजर तय करते हैं और प्रिविलेज के मामलों को कैसे डील किया जाए ये बताते हैं। चौथा, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, यानी वो परंपराएं, रीतियां और प्रथाएं जो समय के साथ स्थापित हो गई हैं और जिनका पालन होता है। ओके। और पांचवा, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, यानी कोर्ट्स ने समय समय पर प्रिविलेज से जुड़े मामलों में जो फैसले दिए हैं और उनकी जो व्याख्या की है। तो ये एक तरह से काफी बिखरा हुआ और इवॉल्विंग क्षेत्र है, कोई एक किताब नहीं है जिसमें सब लिखा हो। बहुत दिलचस्प। मतलब ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि अलग अलग स्रोतों से मिलकर बना एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो समय के साथ बदल भी सकता है, इंटरप्रेट भी हो सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने, ये एक डायनामिक एरिया है। चलें अब प्रिविलेजेस के इस महत्वपूर्ण विषय से आगे बढ़कर एक और बड़े कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जो अक्सर पार्लियामेंट के साथ जोड़ा जाता है। वो है संसद की संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट। ये शब्द खासकर जब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करते हैं तो बहुत इस्तेमाल होता है। इसका ठीक मतलब क्या है? देखिए, संसद की संप्रभुता का जो सिद्धांत है, जो डॉक्ट्रिन है, वो मूल रूप से ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम की देन है। संप्रभुता, सॉवरेनिटी का मतलब होता है राज्य के भीतर सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर। और ग्रेट ब्रिटेन में ये माना जाता है कि ये सुप्रीम पावर संसद के पास है। कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद की अथॉरिटी और उसके अधिकार क्षेत्र, जुरिस्डिक्शन पर कोई कानूनी लीगल प्रतिबंध या सीमाएं नहीं है। कोई कानूनी सीमा नहीं। मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो चाहे वो कानून बना सकती है, उसे कोई रोक नहीं सकता लीगली। थ्योरेटिकली हाँ। अब ब्रिटिश जूरिस्ट थे एवी डाइसी। उन्होंने इस सिद्धांत के 3 मुख्य पहलू बताए थे। पहला, ब्रिटिश संसद किसी भी विषय पर कोई भी कानून बना सकती है, किसी भी मौजूदा कानून को बदल सकती है या उसे खत्म कर सकती है, रिपील कर सकती है। वो एक मशहूर कहावत है ना जो डी लोमे ने कही थी। हाँ, मैंने भी सुनी कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है सिवाय एक आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के। ये उसकी कानून बनाने की असीमित शक्ति, अनलिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर को दिखाता है। ये तो वाकई असीमित शक्ति लगती है। दूसरा पहलू क्या था डाइसी के अनुसार? दूसरा, कि ब्रिटिश संसद संवैधानिक कानूनों, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को भी उसी सामान्य प्रक्रिया से बना या बदल सकती है जिससे वो साधारण कानूनों, ऑर्डिनरी लॉज को बनाती है। अच्छा। हाँ, वहां संविधान बनाने वाली शक्ति, कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी, और कानून बनाने वाली शक्ति, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, में कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है। उन्हें संविधान बदलने के लिए किसी स्पेशल मेजॉरिटी या राज्यों की सहमति, रैटिफिकेशन जैसी किसी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा कई और देशों में होता है। और तीसरा पहलू? तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को वहां की जुडिशरी, न्यायपालिका, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहकर अमान्य, इनवैलिड घोषित नहीं कर सकती। यानी ब्रिटेन में उस तरह की जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था नहीं है जैसी हम भारत या अमेरिका में देखते हैं। ब्रिटिश कोर्ट्स का काम संसद के बनाए कानूनों को लागू करना है, उनकी लीगैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर सवाल उठाना नहीं। ओके, तो ये है ब्रिटिश मॉडल। संसद ही सुप्रीम है, कानून बनाने में भी, संविधान बदलने में भी, और कोर्ट भी उसे चैलेंज नहीं कर सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी भारतीय संसद भी इसी तरह से सॉवरेन है, संप्रभु है? नहीं। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है नहीं। भारतीय संसद को उस ब्रिटिश अर्थ में एक सॉवरेन बॉडी, एक संप्रभु निकाय नहीं माना जा सकता। हमारी संसद की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र पर कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रतिबंध हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अच्छा, वो कौन से प्रतिबंध है? कौन से फैक्टर्स हैं जो भारतीय संसद की सॉवरेनिटी को ब्रिटिश संसद की तुलना में लिमिट करते हैं? कई बड़े फैक्टर्स हैं। सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल है हमारे संविधान का लिखित होना, रिटन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संविधान देश का सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च कानून है। ये सिर्फ सरकार का ढांचा ही नहीं बताता, बल्कि सरकार के तीनों अंगों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की पावर्स और उनकी लिमिटेशंस को भी डिफाइन करता है। इसलिए संसद संविधान से ऊपर नहीं है,
उसे संविधान द्वारा खींची गई सीमाओं के भीतर ही काम करना होता है। जबकि ब्रिटेन में कोई एक सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है ही नहीं। सही कहा, वहां कोई एक कोडिफाइड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट नहीं है। भारत में संसद की कानून बनाने की शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, और संविधान में संशोधन करने की शक्ति, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर में भी फर्क है। संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल 368 में स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है, जिसमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। हाँ, और कुछ मामलों में तो आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है। बिल्कुल, रैटिफिकेशन बाय स्टेट्स, ये सब संसद की शक्ति पर सीमाएं हैं जो ब्रिटेन में नहीं है। हाँ बिल्कुल। दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा बड़ा फैक्टर है भारत का फेडरल सिस्टम, संघीय शासन प्रणाली। भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जहां संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच लेजिस्लेटिव पावर्स का क्लियर डिवीजन किया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के जरिए। संसद मुख्य रूप से केवल यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर ही कानून बना सकती है। वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में स्टेट लिस्ट के विषयों पर कानून नहीं बना सकती। हाँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं, 5 बताई गई हैं, जैसे राष्ट्रीय हित में या इमरजेंसी में, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए ऐसा कर सकती है, पर नॉर्मली नहीं। जबकि ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम है, सारी लेजिस्लेटिव पावर सेंटर यानी पार्लियामेंट में ही है। एग्जैक्टली। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम होना, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली। हाँ, भारत में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जिसे संविधान की व्याख्या करने और कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जांचने की शक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रिव्यू कर सकते हैं। और अगर वो संविधान के किसी प्रोविजन का उल्लंघन करता पाया गया तो कोर्ट उसे वॉइड यानी शून्य और अल्ट्रावायर्स यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर या असंवैधानिक घोषित कर सकता है, चाहे वो डिवीजन ऑफ पावर्स का उल्लंघन हो या किसी और संवैधानिक प्रावधान का। और इसमें तो वो बेसिक स्ट्रक्चर वाला सिद्धांत भी आ जाता है जो केशवानंद भारती केस से निकला। उसके हिसाब से तो संसद संविधान के मूल ढांचे को ही नहीं बदल सकती, संशोधन करके भी नहीं। ये तो बहुत बड़ी लिमिटेशन है। बिल्कुल, ये जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का ही एक तरह से विस्तार है, जो संसद की अमेंडिंग पावर पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा लगाता है। जबकि ब्रिटेन में, जैसा हमने पहले बात की, जुडिशियल रिव्यू की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ब्रिटिश कोर्ट्स पार्लियामेंट के कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर सवाल नहीं उठा सकते। और चौथा फैक्टर क्या है? चौथा अहम फैक्टर है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के पार्ट 3 में नागरिकों को जस्टिशिएबल फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यानी जिनके उल्लंघन पर सीधे कोर्ट जाया जा सकता है। हाँ, और आर्टिकल 13 साफ तौर पर कहता है कि स्टेट, जिसमें पार्लियामेंट भी शामिल है, कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो इन फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो, टेक अवे करता हो या कम करता हो, एब्रोगेट करता हो। अगर संसद ऐसा कोई कानून बनाती है तो वो उस हद तक वॉइड होगा जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। तो फंडामेंटल राइट सीधे सीधे संसद की कानून बनाने की शक्ति पर एक रोक लगाते हैं। हाँ बिल्कुल, जबकि ब्रिटेन में इस तरह का कोई कोडिफाइड जस्टिशिएबल बिल ऑफ राइट्स संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि वहां रूल ऑफ लॉ है और नागरिकों के अधिकार हैं, पर थियोरेटिकली पार्लियामेंट उन पर भी कानून बना सकती है। भारत में फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड हैं और संसद की शक्ति को लिमिट करते हैं। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है कि भले ही हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम का ढांचा ब्रिटेन से लिया हो, नाम वैसा ही हो, लेकिन हमारी संसद ब्रिटिश संसद की तरह सॉवरेन या संप्रभु बिल्कुल नहीं है उस अर्थ में। एकदम सही निष्कर्ष। भारतीय संसद एक सॉवरेन बॉडी नहीं है, अगर सॉवरेनिटी का मतलब अनलिमिटेड पावर है, जैसा कि ब्रिटिश कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद की पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन संविधान द्वारा डिफाइंड हैं, लिमिटेड हैं और रिस्ट्रेन्ड हैं, नियंत्रित हैं। तो फिर अगर ब्रिटिश मॉडल से तुलना ठीक नहीं बैठती, तो क्या भारतीय संसद की शक्तियों की तुलना किसी और देश की लेजिस्लेचर से की जा सकती है? किसके ज्यादा करीब है हमारी संसद? हाँ, इस मामले में यानी एक नॉन सॉवरेन लेकिन एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विधायिका होने के नाते भारतीय संसद की स्थिति अमेरिकन लेजिस्लेचर, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उससे काफी मिलती जुलती है। अच्छा, अमेरिका से? हाँ, अमेरिका में भी कांग्रेस की सॉवरेनिटी पर लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। वहाँ भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल सिस्टम है, जुडिशियल रिव्यू की बहुत मजबूत व्यवस्था है और फंडामेंटल राइट्स की गारंटी है, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ये सभी फैक्टर्स वहाँ भी कांग्रेस की शक्तियों को लिमिट करते हैं।
ठीक वैसी ही जैसे भारत में संसद की शक्तियों को करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तुलना है। तो मतलब हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल यानी ब्रिटिश मॉडल अपनाया जरूर, लेकिन शक्तियों के संतुलन, लिमिटेशंस और चेक्स एंड बैलेंसेस के मामले में हमारी व्यवस्था में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग की भी गहरी छाप है। बिल्कुल। भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया था और भारतीय परिस्थितियों के लिए जो सबसे उपयुक्त लगा उसे अपनाया और अपने हिसाब से ढाला। ये चेक्स एंड बैलेंसेस हमारी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खासियत है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्याय 23 संसद पर हमारी आज की ये गहन चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और दिलचस्प चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।